अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके ENG 512 हैंडआउट्स के लेसन 5 का एक ज़बरदस्त और तफसीली जायज़ा लेने वाले हैं। पिछले लेसन्स में हमने लैंग्वेज को इनफरादी सतह पर देखा था, है ना। लेकिन आज हम ज़रा बड़ी पिक्चर देखने वाले हैं। अपने नोट्स निकाल लें, क्योंकि आज हम डिकोड करेंगे कि पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ आखिर आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं। अब जरा सोचें, क्या आपने कभी गौर किया है कि पूरे के पूरे माशरे एक साथ दो ज़बानें कैसे बोलते हैं? हम अमूमन बाइलिंगुअलिज्म का सुनते हैं तो जहन में कोई एक शख्स आता है जो फटाफट दो ज़बानें बोल रहा हो। लेकिन ज़रा तसव्वुर करें जब एक पूरा शहर या मुल्क ऐसा करे। तो आज का हमारा ये सफ़र इसी मैक्रो लेवल से शुरू हो रहा है। ये रहे वो मेन टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं। माशरती दो लिसानियत क्या है, इलाकाई और दफ्तरी ज़बानें, डायग्लॉसिया और अक़लीती ग्रोह, और फिर हम देखेंगे दो लिसानियत की पैमाइश के मुख्तलिफ पहलू। तो चलें, बिना वक्त ज़ाया किए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। पहला सेक्शन, मुआशरती दो लिसानियत यानी सोसाइटल बाइलिंगुअलिज्म आखिर है क्या। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है कि ये एक ऐसी स्टेट है जहां एक कम्युनिटी के अंदर दो ज़ुबानें आपस में कांटेक्ट में होती हैं, यानी लोग एक ही बातचीत में दो मुख्तलिफ कोड्स या ज़ुबानें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज कांटेक्ट। जब मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग एक साथ रहेंगे तो जाहिर है उनका आपस में राब्ता तो होगा, और इसी राब्ते के नतीजे में पूरा माशरा बाइलिंगुअल बनना शुरू हो जाता है। आप एक बात याद रखें, तमाम बाइलिंगुअल कम्युनिटीज़ बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। दरअसल माहिरीन उन्हें एक कंटिन्यूम यानी एक तसलसल पर रखते हैं। एक तरफ आपके पास ऐसी सोसाइटी हो सकती है जहां दो बिल्कुल अलग ग्रुप्स हों जो बस अपनी अपनी मादरी ज़बान बोलते हों, और उनके बीच राब्ते के लिए बस चंद लोग हों जिन्हें दोनों ज़बानें आती हों। लेकिन जैसे ही आप कंटिन्यूम के दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ एक ही बड़ा ग्रुप होता है जिसके तकरीबन सभी लोग किसी खास मकसद के लिए एक दूसरी ज़बान रवानी से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हर सोसाइटी इसी कंटिन्यूम के बीच में कहीं ना कहीं फॉल करती है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, इलाकाई और दफ्तरी ज़बान में। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है टेरिटोरियल बाइलिंगुअलिज्म। ये तब होता है जब लिसानी ग्रोह एक ही मुल्क में अपने मखसूस इलाकों या सूबों तक महदूद हों, और उन इलाकों में उनकी ज़बान को बाकायदा ऑफिशियल स्टेटस मिल जाता है। बेल्जियम, कनाडा या इंडिया इसकी ज़बरदस्त मिसालें हैं। जैसे कनाडा में क्यूबेक के सूबे में फ्रेंच ज़बान डोमिनेंट है और वहाँ उसे ऑफिशियल दर्जा हासिल है, जबकि बाकी सूबों में इंग्लिश चलती है। यानी यहाँ ज़बानों को उनकी ज्योग्राफी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। लेकिन क्या हो अगर लोग इस तरह अलग अलग इलाकों में ना रहते हों? अफ्रीका और एशिया के बहुत से मुल्कों में जहाँ ढेरों ज़बानें बोली जाती हैं, वहाँ सोसाइटी लिंग्वा फ्रैंका पर रिलाई करती है। ये एक ऐसी कॉमन ज़बान होती है जो मुख्तलिफ कौमियतों के लोगों को आपस में जोड़ती है। अक्सर ये कोई एक्सोजेनस ज़बान होती है, मतलब ये उनकी अपनी लोकल ज़बान नहीं होती, बल्कि कॉलोनियल दौर से उन तक पहुँचती है, जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश। यही वो मुश्तरका कोड है जिसके ज़रिए बिल्कुल मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग आपस में कारोबार और रोज़मर्रा के मामलात चलाते हैं। चलें, अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, डाइग्लॉसिया और माइनॉरिटी ग्रुप्स। डाइग्लॉसिया को समझने के लिए ये कोड देखें। ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां आबादी दो ज़बानें बोलती तो है, लेकिन वो एक कम्युनिटी में कॉम्प्लीमेंट्री अंदाज में इस्तेमाल होती हैं। इस लफ्ज़ कॉम्प्लीमेंट्री को जहन में बिठा लें। इसका मतलब है कि डाइग्लॉसिया में ज़बानें आपस में किसी एक जगह के लिए कम्पीट नहीं कर रही, मुकाबला नहीं कर रही, बल्कि माशरे ने हर ज़बान को एक बिल्कुल मुख्तलिफ मखसूस काम दे रखा है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री कनेक्शन काम कैसे करता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डाइग्लॉसिया में एक हाई स्टेटस ज़बान होती है और एक लो स्टेटस ज़बान। हाई स्टेटस ज़बान बड़े फॉर्मल कामों के लिए रिजर्व होती है, जैसे गवर्नमेंट, तालीमी इदारे या लिटरेचर। और दूसरी तरफ लो स्टेटस ज़बान इनफॉर्मल जगहों पर इस्तेमाल होती है, जैसे आप घर में फैमिली के साथ बात कर रहे हैं या दोस्तों के साथ बाहर गपशप लगा रहे हैं। ये दोनों ज़बानें कभी आपस में टकराती नहीं हैं, इनका रोल बिल्कुल डिफाइंड होता है। और हाँ, पावर डायनामिक्स की बात किए बिना तो ये टॉपिक अधूरा है। होता कुछ यूं है कि जो तबका माशी तौर पर मजबूत होता है वो अक्सर मोनोलिंगुअल होता है, यानी एक ही ज़बान बोलता है। लेकिन जो माइनॉरिटी या मातहत ग्रुप्स होते हैं उन्हें सर्वाइव करने के लिए बाइलिंगुअल होना ही पड़ता है। और याद रखें, यहाँ माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ गिनती में कम होना नहीं है, बल्कि सोसाइटी में उनका इन्फ्लुएंस कम होना है। लेकिन मज़े की बात यह है कि बाज़ औक़ात यही ग्रुप्स मिलकर कानून साजी के ज़रिए अपनी ज़ुबान का स्टेटस बेहतर भी कर लेते हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर। हमने सोसाइटी को तो देख लिया, लेकिन एक फ़र्द के अंदर दो लिसानियत की पैमाइश यानी मेजरमेंट कैसे होती है। देखिए, किसी की दो लिसानियत को मेजर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है कि दो ज़बानों का आपस में डायरेक्ट कंपैरिजन बहुत मुश्किल है।
آپ اسے کسی میتھ کے ٹیسٹ کی طرح پاس یا فیل نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک نیٹو اسپیکر کی مہارت کو ڈیفائن کرنا ہی اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے۔ مونو لنگولز کے اندر بھی تو ہر کسی کی ووکیبلری اور گرامر ایک جیسی نہیں ہوتی نا، تو پھر ایک بائی لنگول شخص کو اس غیر واضح معیار پر جج کرنا واقعی ایک بڑا پرابلم ہے۔ تو پھر ماہرین لسانیات کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اپنے دماغ میں دونوں زبانوں کی میننگز کو کیسے آرگنائز کر رہا ہے۔ یہاں دو مین ٹائپس ہیں، ایک ہے کمپاؤنڈ بائلنگویلٹی، جس میں دونوں زبانوں کے معنی آپس میں جڑے ہوتے ہیں، یعنی دماغ میں ان کا ایک ہی مشترکہ سسٹم ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہے کوآرڈینیٹ بائلنگویلٹی، جہاں انسان دونوں زبانوں کے سسٹمز کو بالکل الگ الگ اور انڈیپینڈنٹ رکھتا ہے۔ اب چونکہ ہم کسی کا دماغ کھول کے تو نہیں دیکھ سکتے نا، اس لیے ریسرچرز یہ سب پتہ لگانے کے لیے انٹرویوز اور سیلف ایویلیویشنز کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک اور زبردست طریقہ بائی لنگول اسپیسیفسٹی کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں، ایک بائی لنگول بندہ کوئی دو مونو لنگولز کا مکسچر نہیں ہوتا، اس کی اپنی ایک الگ ہی پہچان اور صلاحیت ہوتی ہے۔ ہم ان کی ٹرانسلیشن کی سکلز دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوڈ سوئچنگ کتنے کمال طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک اچھا بائی لنگول جب ایک زبان سے دوسری زبان میں جمپ کرتا ہے یا الفاظ مکس کرتا ہے تو وہ باقاعدہ گرامر کے رولز فالو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہائی لیول کی اسکل ہے۔ اور اب ہمارا آخری سیکشن، پیمائش کے مختلف ڈائمینشنز۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم بائی لنگولزم کو اور کن اینگل سے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ پہلا ہے کمپیریٹیو میجرز، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری زبان سیکھنے کا کوئی ذہنی فائدہ ہو رہا ہے جسے ہم ایڈیٹیو کہتے ہیں، یا کوئی نقصان ہو رہا ہے جسے سبٹریکٹیو کہتے ہیں۔ دوسرا، ہم ان کے کوگنیٹیو کوریلیٹس چیک کرتے ہیں کہ کیا بائی لنگول بچوں کی دماغی نشو و نما مونو لنگول بچوں سے بہتر ہو رہی ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، افیکٹو کوریلیٹس، یعنی اس بندے کا دوسری زبان اور اس زبان کو بولنے والوں کی طرف جذباتی رویہ کیسا ہے، کیونکہ یاد رکھیں لینگویج صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک سوسائٹی کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن ان سارے ٹیسٹ میں ایک بہت بڑا فلا بھی ہے جسے مائنورٹی میجرمنٹ پرابلم کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی اقلیتی یا مختلف کلچرل بیک گراؤنڈ کے بچے کو اکثریتی زبان کے نصاب میں پڑھاتے ہیں اور پھر اسی زبان میں اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں تو وہ اکثر فیل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ نالائق ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ٹیسٹ یہ فرض کر لیتا ہے کہ بچے کو اس زبان پر مکمل عبور حاصل ہے۔ دراصل آپ اس کا امتحان اس کی کمزور زبان میں لے رہے ہوتے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے یہ سٹینڈرڈ ٹیسٹنگ ماڈلز بعض اوقات کتنے انفیئر ہو سکتے ہیں۔ لیں جی، یہاں ہمارا لیسن 5 کا یہ ایکسپلینر مکمل ہوتا ہے۔ جانے سے پہلے میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، ذرا سوچئے گا۔ اپنے ارد گرد، اپنی یونیورسٹی یا اپنے شہر پر نظر دوڑائیں۔ آپ کے خیال میں ہماری اپنی سوسائٹی میں ان میں سے کون سا ماڈل چل رہا ہے؟ کیا ہم ٹیریٹوریل ہیں، ڈیگالوسک ہیں، یا پھر ہم لنگوا فرانکا پر چل رہے ہیں؟ اپنے ہینڈ آؤٹس کو ریویو کریں اور اپنے جوابات اور خیالات مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔